बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन एक थर्ड टॉपिक है जो जीएसटी पोस्ट के लिए आईबीए ने सिलेबस अपलोड किया है, उसमें थर्ड टॉपिक है रेस्पिरेशन। इस लेक्चर में आज हम रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। आपके जितने भी एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं वो इस लेक्चर में कवर हो जाएँगे। आप आज इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा तो इंशाल्लाह जितने भी एमसीक्यूज़ इससे बन सकते हैं वो कंप्लीट आपको मिल जाएँगे यहीं पर इस लेक्चर में ही। अच्छा, तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन होती क्या है? इसमें क्या प्रोसेसेस होते हैं और इसके टाइप्स कितने हैं? और रेस्पिरेशन में कौन-कौन सी साइकिल्स आती हैं? क्या-क्या स्टेप्स आते हैं? और उन स्टेप्स में फर्दर क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? किस तरह होता है? कितनी एटीपीज़ बनती हैं? किस तरह हमें एनर्जी मिलती है? सारी की सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रेस्पिरेशन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता क्यों है? तो एज़ यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड्स एनर्जी टू कैरी ऑन देयर वाइटल एक्टिविटीज़। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी बायो एक्टिविटीज़ होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको परफ़ॉर्म करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। Living organisms needs energy to complete their biological activities. सो उस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी अब आती कहाँ से है? तो जो एनर्जी आती है वो प्रोसेस से आती है, एक प्रोसेस से आती है जिस प्रोसेस का नाम, जिस फिनोमेना का नाम होता है रेस्पिरेशन। So the phenomena by which living organisms gets energy is known as what? Respiration. So respiration एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन इज द यूनिवर्सल प्रोसेस बाय विच organisms breaking down the complex compounds and produce the energy and the usable energy produce करते हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जितने हैं, मेनली इसमें ग्लूकोज आता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो इमीडिएट सोर्स होते हैं एनर्जी के। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट मेनली ब्रेकन डाउन होकर जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मोस्टली जो होता है वो उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। समटाइम्स क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एन एरोबिक प्रोसेस, या जिसे हम कहते हैं नॉन एरोबिक प्रोसेस भी हम उसे कहते हैं। सो सो एटीपी क्या होती है? एटीपी एक एनर्जी करेंसी होती है जो कि रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमें मिलती है। एटीपी बनती कहाँ पर है? एटीपी बनती है बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल होता है, यहाँ पर बनती हैं एटीपीज़। यानी पे मेजर जो फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या होता है? वो होता है एटीपीज़ को बनाना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। और उसके अलावा रेस्पिरेशन के देयर आर 2 मैकेनिज़म्स। One is the aerobic, another one is the non-aerobic respiration. So these are the two methods, two ways of respiration. ये टू वेज होते हैं जिसके थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि वो हमें एटीपी यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, सो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ये है कि ये जो हमारे पास एनर्जी होती है वो फूड के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, मेनली जो प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी हमें देते हैं फूड की स्टोर्ड फॉर्म में। फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड होती है, जो कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं मेनली। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और उन कार्बोहाइड्रेट में, उन ऑर्गेनिक फूड में जो है वो एनर्जी स्टोर्ड होती है। वो एनर्जी स्टोर्ड जो है वो अब कैसे रिलीज होगी? वो एनर्जी जो स्टोर्ड है ना वो अब रिलीज होती है विद द रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी कि जब वो फूड ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो जब ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? रेस्पिरेशन।
जो पोटेंशियल एनर्जी होती है फूड के अंदर वो कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फूड के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो कि रेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है बस, वो फिर हम क्या करेंगे, जब तोड़ेंगे फूड को ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में फूड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, रेस्पायरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पिरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग और एनर्जी सप्लाइंग प्रोसेस होता है। इसका मतलब यह है कि एटीपी को जनरेट करना और इसके अलावा एनर्जी जो जनरेट हो रही है, यानी कि जो एटीपी जनरेट हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान, उस एटीपी को ट्रांसपोर्ट करना यानी कि सप्लाई करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। उसके अलावा जो एनर्जी बनती है उसके मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हीट एनर्जी, दूसरी होती है केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कि मेनली इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है एज अ हीट। और जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है फूड से देन काइनेटिक एनर्जी में, इस तरह कन्वर्ट हो जाती है। जो केमिकल एनर्जी फूड में होती है वो कन्वर्ट होती है इन द एटीपी फॉर्म। एटीपी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसे हम यूज करते हैं फर्दर अपनी एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के अंदर जो डेफिनेशन है, इट इज द इंट्रासेल्युलर प्रोसेस। इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ये। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर फूड सब्सटेंस के अंदर बाय द स्टेप वाइज प्रोसेस एंड दे रिलीज द एनर्जी। सो इंट्रासेल्युलर प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे इनटू द सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स, सिंपलर मॉलिक्यूल्स, और उसके नतीजे में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है। और एटीपी क्या है, एटीपी है बेसिकली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें रॉ मटेरियल्स, तो रेस्पिरेशन के ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है ऑक्सीजन। और उसके रॉ मटेरियल में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है जब रिएक्शन होता है तो उसके प्रोडक्ट्स में मिलते हैं 38 एटीपीस। और उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि एज अ जो साइड में प्रोडक्ट बन जाता है उसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद रिएक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ग्लूकोज है ये C6H12O6। इसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा इसके साथ एंजाइम्स की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये एटीपीज बनेंगे 38। एक ग्लूकोज 38 एटीपी देगा। किस तरह देगा, एक एक एटीपी आपको मैं काउंट करवाऊंगा कि किस तरह ये एक एक एटीपी बनती है। उसके बाद हम यहाँ पर वाटर और उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी यहाँ पर रिलीज होगा। अगर रेस्पिरेशन का ओवरव्यू हम देखें तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एज वेल एज इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज बेसिकली दोनों में हो रहा है, एक्सटर्नल में भी हो रहा है, इंटरनल में भी हो रहा है। बट जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है उसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा होता है, टोटली गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। बट जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर। उसे हम कहते हैं इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन भी हम उसे कहते हैं। और उसके अलावा जो रेस्पिरेशन होता है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि जहाँ पर मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे। और इसके अलावा ये एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। एक्सर्गोनिक मतलब कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, और कैटाबॉलिक यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ब्रेकिंग डाउन होंगे। और उसके अलावा इन द लास्ट यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, अनदर वन इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो एक ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज व्हाट, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर ग्लूकोज जो है ये जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, प्लस में 38 एटीपीज यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। तो आपने याद रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपीज बनती हैं, 38 एटीपीज बनती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें
38 एटीपीज़ क्यों मिलती हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्लूकोज़ है यानी कि फूड मॉलिक्यूल है यानी कार्बोहाइड्रेट है जो कि मेनली प्लांट से हमें मिल रहा है, ये कंप्लीटली ब्रेक होता है इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। बट इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ पार्शियली ब्रोकन डाउन। जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं वो पार्शियली ब्रेक होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इसलिए यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 एटीपीज़ मिलती हैं, 2 एटीपीज़ मिलती हैं सिर्फ़ और सिर्फ़। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसमें जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते। यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है वो यहाँ पर ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। और ये इसके जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो हमें मिलेंगे इथाइल अल्कोहल और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 2 एटीपीज़। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 एटीपीज़ मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो फूड मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज है या ऑर्गेनिक फूड है, वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, टोटली ब्रेक डाउन नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर अगर थोड़ा-सा डिफरेंस देखें हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। जो उसके अलावा यहाँ पर ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पर फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है और यहाँ पर एनारोबिक में यहाँ पर इनकम्प्लीटली ब्रेक होता है, यानी कि इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज़ होता है। ये आपने याद रखना है या यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर यहाँ पर मिलते हैं एरोबिक में, और यहाँ पर एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है, मेनली पूछा जाता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये जो एंड प्रोडक्ट्स में मिलते हैं हमें वो कौन-कौन से मिलते हैं? तो वो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है और यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती। और उसके अलावा मेटाबॉलिक वाटर एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, यहाँ पर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनता। और यहाँ पर ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ये कुछ साइटोप्लाज़्म में होती है और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। व्हेयरएज़ जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वो टोटली एंटायरली जो है वो साइटोप्लाज़्म में होती है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 एटीपीज़ मिलती हैं, व्हेयरएज़ जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 38 एटीपीज़ मिलती हैं। उसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब होता है कि एक ऐसी चेन जिसमें फर्दर हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइलेशन, क्रेब साइकिल्स, इनमें बनते हैं कोएंजाइम जिन्हें हम कहते हैं NADH2, FADH2। इनके अंदर एटीपीज़ स्टोर्स होती हैं। एक NADH2 देता है 3 एटीपी, एक FADH2 देता है 2 एटीपीज़। तो इस तरह ये एटीपीज़ जो हैं वो जनरेट करते हैं जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस तरह ये एनर्जी नहीं देते, ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, देन जो है वो एनर्जी जनरेट करते हैं ये। उसके बाद जो है वो प्रोसेस रन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ। ये ज़िंदगी में पूरी की पूरी ज़िंदगी में प्लांट्स और एनिमल्स की जितनी भी ज़िंदगी है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये करते हैं। और उसके अलावा ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कंटिन्यूअसली होती है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म में। बट जो कुछ ऑर्गेनिज़्म ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी, वो ऑक्सीजन जब कम हो जाती है इनके एनवायरनमेंट में, तो ये क्या करते हैं फिर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। मोस्टली ये जब होता है जब कोई ह्यूमन बीइंग हेवी एक्सरसाइज कर लेता है ना, तो फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें क्या होता है मसल्स में जो है ना वो पेन हो जाता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कोई अगर हेवी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके मसल में पेन हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन अ, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है और एरोबिक रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है जो कि मसल में जाके पेन कॉज़ करता है। तो ये टेम्परेरी होता है जब ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है, बट माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के अंदर ये कंटीन्यूअसली होता है। अच्छा, उसके बाद है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एक ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडाइज़ हों, जो कि रेस्पिरेशन करें और उसके अलावा एनर्जी रिलीज़ करें, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। उसके अलावा मेनली जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो होता है ग्लूकोज़, उसके बाद फैट और प्रोटीन भी आ जाते हैं, बट समटाइम्स जब ग्लूकोज़ की डिफिशिएंसी हो जाती है, जब कार्बोहाइड्रेट की डिफिशिएंसी हो जाती है, तब वो फैट और प्रोटीन्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट मेनली जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ इमीडिएट सोर्स एनर्जी का वो है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में मेनली जो है वो है ग्लूकोज़। उसके बाद एटीपी का स्ट्रक्चर और एटीपी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एटीपी एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें स्टोर्ड होती है एनर्जी।
यूजेबल एनर्जी स्टोर होती है, और उसके अलावा ये कैरियर होता है केमिकल एनर्जी का लिविंग वर्ल्ड में। इसलिए हम इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। उसके अलावा एनर्जी जो है वो रिलीज़ कैसे होती है, इसमें जब एटीपी हाइड्रोलाइज़ होता है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, तो ये क्या करता है, एटीपी से बन जाता है एडीपी, और एक फॉस्फेट रिलीज़ कर देता है। उसके रिज़ल्ट में ये 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी भी रिलीज़ करता है, क्योंकि इनके पास एटीपी के पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, इनके पास 3 फॉस्फेट होते हैं। इनमें से जो एक फॉस्फेट होता है, अटैच होता है एटीपी के साथ, वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। जब वो फॉस्फेट रिलीज़ होता है, तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है 7.3 किलो कैलोरी। तो एटीपी से बन जाता है एडीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई से बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उसके अलावा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है, एएमपी। अच्छा, फिर उसके अलावा एनर्जी कैसे स्टोर, और फिर एटीपी ने एनर्जी रिलीज़ कर दी, फिर से हम कैसे एनर्जी स्टोर कर सकते हैं? तो एनर्जी जो है वो स्टोर होती है इस तरह कि ये जो एडीपी है और एएमपी है, ये क्या करते हैं, फॉस्फेट को रिसीव करते हैं, और एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। फिर से एटीपी जो है वो कैपेबल होती है आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करने के। तो इस तरह जो है वो एटीपी का एडीपी फ्लो होता रहता है एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए। अच्छा, एटीपी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो एटीपी का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि इट इज़ द राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो एटीपी क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। इसके मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एडेनिन, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस होता है। दूसरा है राइबोस, जो कि शुगर है, और उसके अलावा 3 फॉस्फेट होते हैं इनके पास। एडेनिन और राइबोस मिलकर बनाते हैं एडिनोसिन। ये जो पहला वाला फॉस्फेट होता है वो अटैच होता है शुगर के साथ, राइबोस शुगर के साथ, व्हेरेas जो उसके बाद जितने भी फॉस्फेट आएँगे वो लीनियरली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, ये एडेनिन जो है ये, और राइबोस शुगर ये दूसरी शुगर, ये जब मिलेंगे दोनों तो क्या बनाएँगे, एडिनोसिन। ये क्या बनाएँगे, दोनों एडिनोसिन बनाएँगे। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो फॉस्फेट हैं, फिर जब फॉस्फेट मिलते हैं इनके पास, तो ये फॉस्फेट जो होता है, पहला वाला फॉस्फेट वो अटैच होता है शुगर के साथ, और उसके अलावा ये दूसरे जितने भी फॉस्फेट होते हैं वो अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसे हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर 3 फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एटीपी का फंक्शन क्या होता है, तो मेनली एटीपी का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। उसके अलावा ये एनर्जी को सप्लाई भी करते हैं, और उसके अलावा मेन थिंग इज़ दैट कि ये जो एनर्जी हमारी बॉडी में बन तो गई है, बट उसको वेस्ट होने से कैसे बचाएँ, हम कहाँ करें? हमारी बॉडी को एनर्जी जो है वो यूज़ कर ली है हमने, अपनी ऑप्टिमम जितनी भी हमें चाहिए थी हमने यूज़ कर ली है। अब जो बच गई है वो कहाँ करें हम? तो जो बच गई है ना, वो एनर्जी हम कहाँ करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं एटीपी के अंदर। तो इसलिए एटीपी क्या करता है, एटीपी मिनिमाइज़ करता है एनर्जी वेस्ट को। उसके अलावा ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो भी ट्रांसपोर्ट करता है एटीपी। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, जो कि बेसिकली है क्या, बेसिकली एक एरोबिक सेंटर है। रेस्पिरेशन का एक एरोबिक सेंटर होता है जहाँ पर मेनली रेस्पिरेशन होती है। और उसके अलावा यहाँ पर ऑल लिविंग वर्ल्ड जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर, सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो शेप में डिफ़र कर सकता है। किनकी शेप फिलामेंटस होती है, और किनकी शेप जो है वो रोड शेप होती है। और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर जो अगर हम देखें, तो वो डायमीटर है 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर, और जो इनकी लेंथ होती है वो 2 टू 6 माइक्रोमीटर होती है लेंथ में। माइटोकॉन्ड्रिया एक कलरलेस ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती हैं आउटर और इनर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बनाती है क्रिस्टी। क्रिस्टी कहते हैं हम फोल्डिंग्स को। और इसके अलावा यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं F1 पार्टिकल, या जिसे आप ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में ही फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। और यहाँ पर जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं F1 पार्टिकल, या जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजोम। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स चेंबर्स जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर, देयर आर मेनली 2 चेंबर्स, आउटर मेम्ब्रेन चेंबर और इनर मेम्ब्रेन चेंबर।
उससे पहले हम देखें कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, उनकी कंपोज़िशन क्या है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है, यानी कि वो मोस्टली हर चीज़ों को अलाउ करती है कि उससे पास हों। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि इनर मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो कि समहाउ कुछ चीज़ों को अलाउ करती है और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती। अगर कंपोज़िशन की बात करें हम तो 40% आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है और 60% है वो प्रोटीन्स की बनी होती है। यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन 80% प्रोटीन की बनी होती है और 20% जो है वो लिपिड की बनी होती है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन में ही यहाँ पर फ़ोल्डिंग्स मौजूद होती हैं। उन फ़ोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी, ये आपने याद रखना है। और इस फ़ोल्डिंग्स के अंदर जो क्रिस्टी हैं, क्रिस्टी के स्पेस में अंदर उस स्पेस को हम कहते हैं इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, और स्पेस के अंदर जो है वो यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेज़ेंट होता है। मैट्रिक्स कहते हैं हम फ्लूइड को। जो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ऑर्गेनेल, उसका जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। जो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन करवाते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो मेनली F1 पार्टिकल्स होते हैं, जिनका नाम F1 पार्टिकल या जिसे आप ऑक्सीजोम भी कहते हैं। ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इनर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन ना, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये। माइटोकॉन्ड्रियल जो चेंबर्स होते हैं, आउटर चेंबर है और इनर चेंबर है। आउटर चेंबर कहाँ पर है? आउटर चेंबर प्रेजेंट होता है बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और ये चेंबर जो है वो फिल्ड हुआ होता है वाटर से, वाटरी फ्लूइड होता है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली टेम्पररीली स्टोर करते हैं एटीपी को, और उसके अलावा जब सिंथेसिस हो जाती है एटीपी की तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये एटीपी को स्टोर करते हैं। जो इनर चेंबर होता है, यहाँ पर इनर चेंबर जो है वो सेंट्रल कैविटी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि फिल्ड हुई हुई होती है डेंस सेमी फ्लूइड के साथ और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स के साथ। इनर चेंबर जो होता है वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और उसके अलावा सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। उसे हम कहते हैं इनर चेंबर, यानी कि ये सारा का सारा क्या है, ये इनर चेंबर होता है। ये जो मैट्रिक्स है ये भी इनर चेंबर में प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा ये जो क्रिस्टी हैं ये है इनफोल्डिंग्स। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी ये फोल्डिंग्स, ये सारी की सारी फोल्डिंग्स ये क्या है, क्रिस्टी हैं, और इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये जो है वो इनके बीच में स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। उसके बाद आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और एटीपी जो है वो मेजर सोर्स होता है एनर्जी का। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर, और यहाँ पर ये जो है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर की मेम्ब्रेन के नीचे होती है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के पास ही होती हैं फोल्डिंग्स जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी, और क्रिस्टी के अंदर जितनी भी स्पेस है वो फिल्ड होती है मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो क्रेब साइकिल है वो होती है मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है यहाँ पर। और उसके अलावा जो क्रेब साइकिल है वो प्रोड्यूस करती है 38 एटीपीज, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कोएंजाइम्स को ऑक्सीडाइज करके बहुत सारी एटीपीज जनरेट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ सेल होता है, यानी कि एनर्जी जनरेट करके देता है हमें। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो बनाता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आगे जाके फर्दर आगे जाके क्या करेंगे, दूसरे और कंपाउंड्स बनाएंगे और दूसरे पाथवे शुरू करेंगे जिससे एनर्जी मिल सकती है। और उसके अलावा पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो कैल्शियम को स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जब वो थर्मोजेनेसिस करवाता है, यानी कि हीट को जनरेट करवाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मैटरनल इनहेरिटेंस में होता है, यानी कि ये हमेशा मदर साइड से आता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमेशा मदर साइड से आता है। उसके बाद जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, अब मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ना वो कंप्लीट होती है 3 स्टेप्स में। एक स्टेप होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर ये है डीकार्बोक्सिलेशन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है उसे हम एसिटाइलेशन भी कहते हैं। और उसके अलावा थर्ड स्टेप होता है क्रेब साइकिल, और जो फोर्थ स्टेप होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसका मतलब ये है कि ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज यानी कि शुगर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होगा और क्या बनाएगा? ग्लूकोज ब्रेक होकर बनाता है पायरुवेट। 2 पायरुवेट बनाता है 2। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स 2 पायरुवेट और जो पायरुवेट होता है वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता क्योंकि स्ट्रक्चरल थोड़ा-सा यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात आ जाती है तो इसलिए पायरुवेट होता है 3 कार्बन और पायरुवेट को कन्वर्ट करना पड़ता है पहले एसिटाइल-CoA में, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइल-CoA जो होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है जो कि इंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल में और इस एसिटाइलेशन में और ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी कोएंजाइम्स बनते हैं, कोएंजाइम हम कहते हैं जिनके पास एनर्जी प्रेज़ेंट होती है जैसे कि NADH2, FADH2 ये फर्दर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज़ करवाते हैं। एक NADH2 देता है 3 एटीपीज़ और जो एक FADH2 होता है वो देता है 2 एटीपीज़। अब ग्लाइकोलाइसिस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड जिसे हम कहते हैं पायरुवेट, जिसे हम क्या कहते हैं? पायरुवेट भी हम जिसे कहते हैं। तो पायरुवेट जो है वो बनाता है और उसके अलावा जो 6 कार्बन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं 3 कार्बन में और 3 कार्बन एटम को यहाँ पर जो बन रहे हैं इन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अगर हम देखें कि ये एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। इसके अंदर मेनली जो है वो 10 रिएक्शंस होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन और इसके अलावा ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो रहा है इसलिए हम इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं बिकॉज़ जो जिसको इसने डिस्कवर किया था जिन्होंने, उनका नाम थे एम्बेडिन, मेयरहोफ और प्रेनास इनका नाम थे। तो इनके जो पहले वाले अल्फ़ाबेट थे ना, इनके नाम पर इनके ईएमपी पाथवे पड़ा। तो ई से एम्बेडेन, एम से मेयरहोफ और पी से प्रानास तो इसलिए इसका नाम पड़ा ईएमपी पाथवे। उसके अलावा ग्लूकोज ब्रेकडाउन का पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि हर सेल में होता है। आइदर इट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल और इट इज़ यूकैरियोटिक सेल। एवरी सेल undergo glycolysis because it does not require any presence of oxygen and there is a no output of carbon dioxide. So it is occur in every type of cell. Either it is the prokaryotic cell or it is the यूकैरियोटिक सेल। सो उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म में होता है ये ग्लाइकोलाइसिस, इसमें 10 रिएक्शंस होते हैं और हर रिएक्शन पर स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। आप आगे जाके देखेंगे कि एक-एक स्टेप पर एंजाइम किस तरह जो है वो ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करते हैं। जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन बेसिकली 3 ग्रुप्स में होता है। एक इसकी एक्टिवेशन होती है, उसके अलावा दूसरा इसकी ब्रेकडाउन होती है इसमें और तीसरा होता है ऑक्सीडेशन। ये जो रिएक्शन है 3 मेजर इसके स्टेप्स होते हैं मेजर। एक होता है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन का मतलब होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेंगे हम, यानी कि एटीपी यहाँ पर देंगे तभी वो एक्टिवेट होगा। या एक्टिवेशन को ही हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन यानी कि यहाँ पर फॉस्फेट देना। फॉस्फेट को ऐड करना इज़ नोन एज़ व्हाट? फॉस्फोराइलेशन। उसके अलावा यहाँ पर क्लीवेज भी होती है। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, तोड़ना, फ्रैगमेंट्स में बनाना। इसलिए हम इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो है वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होते हैं। तो ये जो है ना वो है एक पूरी की पूरी क्रेब साइकिल। सॉरी यहाँ पर ये जो है पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस के मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है एक्टिवेशन और दूसरा होता है क्लीवेज और तीसरा होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो एक्टिवेशन में हम देखें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेंगे। नाउ व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको हम एटीपी देंगे और इसके अलावा एक्टिवेशन हो जाएगी ग्लूकोज की। एटीपी जो हो जब आएगा तो अपना ये फॉस्फेट ग्लूकोज को देगा। ग्लूकोज को जैसे ये फॉस्फेट देगा तो ग्लूकोज के 6 नंबर पर फॉस्फेट लगेगा, ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। काइनेज जहाँ पर भी एंजाइम आएगा ना, इट मीन्स कि वहाँ पर एटीपी होगी। काइनेज एंजाइम होता ही एटीपी का एंजाइम होता है।
उसके बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, इसके स्ट्रक्चर को अब यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज करना होता है, इसका आइसोमर बनाना होता है। ग्लूकोज से हम हाँ, यहाँ पर बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो आएगा आइसोमेरेज़। आइसोमेरेज़ की क्लास है फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज़। तो फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज़ में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एटीपी हम यहाँ पर देंगे और फॉस्फोराइलेशन होगी फिर से यहाँ पर। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आएगा यहाँ पर और फ्रक्टोज के 1 कार्बन पर जैसे ही एक फॉस्फेट अटैच होगा तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। अब यहाँ पर 2 फॉस्फेट है इसलिए हम इसे कहते हैं बायफॉस्फेट। उसके अलावा यहाँ पर जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया, अब ये होता है एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल, यानी कि ये कहता है कि मुझे स्टेबल बनना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्योंकि हर अनस्टेबल मॉलिक्यूल कहता है कि मैं स्टेबल बनूं। और स्टेबल कैसे बनते हैं? स्टेबल बनते हैं बेसिकली ये अपने आप को ब्रेक कर कर ये स्टेबल बना देते हैं। स्टेबल कैसे बनाएंगे? स्टेबल कुछ यूं बनाएंगे कि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट अपने आप को इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोज एंजाइम ये ब्रेक करेगा ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और उसके अलावा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, DHAP में और G3P में। उसके बाद जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है ये भी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी फिर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की बात आ जाती है, क्योंकि ये जो ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है ये मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से। यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल चेंज हो जाती है ये एसीटोन वाला बन जाता है अल्डिहाइड वाला ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो पायरुवेट इजीली हमें मिल सकते हैं ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, तो इसलिए जो है वो आइसोमर बन जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बन जाता है ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। फिर उसके बाद ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जैसे यहाँ पर NAD पॉजिटिव हाइड्रोजन लेगा, बन जाएगा NADH2 और यहाँ पे यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगी और उसके बाद जो है वो ये बन जाएगा 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, उस 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो यहाँ पर एक एनर्जी रिच होता है, इसके पास एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, तो ये कहता है एडीपी दें और एटीपी लें। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे ही एडीपी आएगा तो 1,3 बायफॉस्फेट ग्लिसरेट जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, इससे एनर्जी एक फॉस्फेट लेकर एडीपी बन जाएगा एटीपी, यानी कि एटीपी क्या हो जाएगा अब रिच मॉलिक्यूल है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये जो एंजाइम काम करेगा वो करेगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट को मोर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देने के लिए 3 फॉस्फेट पर जो अटैच है, 3 कार्बन पर जो फॉस्फेट अटैच है उसको हम मूव करवा देंगे 2 नंबर जो 2 नंबर कार्बन है उस पर फॉस्फेट को मूव करवा देंगे, तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट कौन कन्वर्ट करेगा? यहाँ पर आएगा म्यूटेज एंजाइम, जो कि क्या करवाएगा? यहाँ पर आइसोमराइज़ेशन करवाएगा। यहाँ पर म्यूटा रोटेशन होती है थोड़ी-सी, तो रोटेशन करवाएगा और 3 कार्बन को करवा देगा 2 कार्बन पर लगवा देगा फॉस्फेट को। इसके बाद आएगा इनोलेज एंजाइम, यहाँ पर वाटर की जो है वो रिमूवल होगा और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी एनर्जी रिच होता है, इसके पास भी एनर्जी होती है, कहता है कि एटीपी जो है वो ले जाएँ यहाँ पर, फॉस्फेट जो एडीपी आएगा फॉस्फेट लेगा और ये बना देगा एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम और ये बन जाएगा पायरुवेट। तो इस तरह हमें एक पायरुवेट मिला एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। इसी तरह ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन था ये भी कन्वर्ट हो गया था ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, तो ये भी अब क्या देगा हमें? फिर सेम प्रोसेस ही तरह ये सारा का सारा चलेगा और यहाँ पर भी हमारे पास 2 एटीपीज़ जनरेट होंगी। तो इस तरह यहाँ पर हमें फॉस्फेट मिल जाएगा। इस तरह यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? फॉस्फेट मिल जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें एटीपीज़ की तो यहाँ पर टोटल एटीपीज़ मिलेंगी हमें 4, 2 यहाँ पर बनी और 2 यहाँ पर बनेंगी। 4 एटीपीज़ बनेंगी टोटल और 2 पायरुवेट बनेंगे और उसके अलावा 2 एटीपीज़ हमने स्टार्ट में यूटिलाइज़ की थी। तो 4 एटीपी से जब मैं 2 माइनस करूँगा तो टोटल कितनी एटीपीज़ यहाँ पर मुझे मिलेंगी? तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में नेट एटीपीज़ जो मिलेंगी वो मिलेंगी मुझे 2 एटीपीज़ मिलेंगी नेट।
आपने ये याद रखना है, ये सवाल पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट एटीपीज़ हैं वो कितनी मिलती हैं? वो मिलती हैं 2 एटीपीज़ और जो टोटल एटीपीज़ बनती हैं ग्लाइकोलाइसिस में वो बनती हैं 4 क्योंकि 2 हमने यूटिलाइज़ कर दी थी स्टार्ट में जिसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज़। तो उस फेज़ में हमने 2 यूटिलाइज़ कर दी थी। जब 4 से मैं माइनस करूँगा 2 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। तो 2 एटीपीज़ यहाँ पर हमारे पास बचती हैं। यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस है उसको यहाँ पर थोड़ा-सा थ्योरी में डिटेल में बताया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप कौन-सा था? एक्टिवेशन था, फॉस्फोराइलेशन था ग्लूकोज़ का। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज़ का मतलब होता है यहाँ पर एटीपी देंगे, फॉस्फेट देंगे तो ग्लूकोज़ कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज़ 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज़ 6 फॉस्फेट का मतलब होता है ग्लूकोज़ के पास जो है ना वो 6 फॉस्फेट पर 6 कार्बन पर फॉस्फेट अटैच होगा। तो इसका मतलब होता है ग्लूकोज़ 6 फॉस्फेट। उसके बाद अगर हम देखें जो ग्लूकोज़ 6 फ़ॉस्फ़ेट है उसको अब उसका आइसोमर बनाना होता है, यहाँ पर आइसोमराइज़ेशन होगी। तो आइसोमराइज़ेशन होने के लिए क्या होगा यहाँ पर जो ग्लूकोज़ 6 फ़ॉस्फ़ेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज़ 6 फ़ॉस्फ़ेट में। ग्लूकोज़ 6 फ़ॉस्फ़ेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज़ 6 फ़ॉस्फ़ेट में। फिर उसके बाद जो है सेकंड फ़ॉस्फ़ोराइलेशन होगी। उसके बाद उसका मतलब ये है कि फ्रक्टोज़ 6 फ़ॉस्फ़ेट के साथ फिर से एक फ़ॉस्फ़ेट आएगा एटीपी यहाँ पर आएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज़ 1,6 बाइफॉस्फेट या इसे आप कहते हैं डाइफॉस्फेट। और इसके अलावा चूँकि आपको पता है फ्रक्टोज़ 1,6 बाइफॉस्फेट एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जो कि क्या करता है ब्रेक करता है, यानी कि क्लीवेज करता है। ये क्लीवेज होता है क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये किसमें क्लीवेज होगा 2-3 कार्बन कंपाउंड में। 2-3 कार्बन कंपाउंड बनेंगे, एक बनेगा 3 PgAl यानी कि 3 फ़ॉस्फ़ोग्लिसरल्डिहाइड और एक बनेगा DHAP यानी कि डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फ़ॉस्फ़ेट। उसके बाद यहाँ पर आइसोमराइज़ेशन होगी, मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ PgAl यानी कि फ़ॉस्फ़ोग्लिसरल्डिहाइड ही को यूटिलाइज़ करता है ग्लाइकोलाइसिस। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन है वो भी कन्वर्ट हो जाए किसमें PgAl यानी कि 3 फ़ॉस्फ़ोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर आइसोमराइज़ेशन होती है। उसके बाद ऑक्सीडेशन जो होती है यहाँ पर जो 3 फ़ॉस्फ़ोग्लिसरल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज़ होता है यहाँ पर यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज़ व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हम इसे कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। डी का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन रिमूव होना। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फ़ॉस्फ़ोराइलेशन। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि फ़ॉस्फ़ोराइलेशन होगी यहाँ पर, फ़ॉस्फ़ेट अटैच होगा एडीपी के साथ और एटीपी यहाँ पर बनेगी और ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है यहाँ पर हाइड्रोजन भी रिमूव होंगे। तो इसे हम इसलिए हम कहते हैं इसको ऑक्सीडेटिव फ़ॉस्फ़ोराइलेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होगा 3 फ़ॉस्फ़ोग्लिसरल्डिहाइड से ये बन जाएगा 1,3 1,3 बाइफ़ॉस्फ़ोग्लिसरेट बन जाएगा यहाँ पर और एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद जो 1,3 डाइफ़ॉस्फ़ोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फ़ॉस्फ़ोग्लिसरेट क्योंकि यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस हो गई। यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो बन गया और उसके अलावा यहाँ पर जो आइसोमराइज़ेशन है वो फिर से यहाँ पर आइसोमराइज़ेशन होगी। 3 कार्बन पर जो फ़ॉस्फ़ेट अटैच था वो अब हो जाएगा सेकंड कार्बन पर तो ये बन जाएगा 3 फ़ॉस्फ़ोग्लिसरेट से बन जाएगा 2 फ़ॉस्फ़ोग्लिसरेट। उसके बाद 2 फ़ॉस्फ़ोग्लिसरेट जब पानी लॉस करेगा, वाटर लॉस करेगा जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, तो ये बना देगा फ़ॉस्फ़ोइनोल पायरुवेट और जो फ़ॉस्फ़ोइनोल पायरुवेट होता है वो भी एक एनर्जी रिच होता है और जो फ़ॉस्फ़ोइनोल पायरुवेट जो है वो जब एटीपी बनाएगा यानी कि फ़ॉस्फ़ेट रिलीज़ करेगा, एडीपी को फ़ॉस्फ़ेट देगा, एटीपी बनाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में और पायरुवेट को हम कहते हैं पायरुविक एसिड भी। तो रिमूवल ऑफ फ़ॉस्फ़ेट यहाँ पर होगा और जो फ़ॉस्फ़ोइनोल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में या जिसे हम कहते हैं पायरुवेट। तो नेट ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट ग्लूकोज़ में से जो नेट एटीपीज़ मिलती हैं, टोटल एटीपीज़ मिलती हैं वो तो हमें 4 मिलती हैं। डायरेक्टली 4 मिलती हैं, 2 हमने यूटिलाइज़ कर दी थी, जो बचेंगी वो कितनी बचेंगी? 2 एटीपीज़ बचेंगी यहाँ पर। तो 2 एटीपीज़ जो होती हैं वो एटीपीज़ बनती हैं एज़ अ नेट। नेट एटीपीज़ हमारे पास कितनी होती हैं? 2 होती हैं, बट टोटल एटीपीज़ बनती हैं 4। तो 4 एटीपीज़ और जो 2 एटीपीज़ होती हैं, वो माइनस कर देंगे 4 में से तो हमारे पास कितना आएगा? तो हमारे पास आएगा 2 एटीपीज़। तो ग्लाइकोलाइसिस में नेट एटीपीज़ बनती हैं 2 और उसके अलावा जो एनएडी बनते हैं, NADH2 वो भी बनते हैं 2 क्योंकि
यहाँ पर जो 2 NAD बनते हैं उसमें से मैंने आपको पहले ही बताया था एक NADH2 देता है 3 एटीपीज़, तो 2 NADH2 देंगे 6 एटीपीज़। तो 6 एटीपीज़ ये और 2 एटीपीज़ यहाँ पर ये जो बनी थी डायरेक्टली नेट, तो टोटल नेट एटीपीज़ बनेगी यहाँ पर 8, या ये आपने याद रखना है। बट मोस्टली टोटल एटीपीज़ नेट नहीं पूछते, पूछते ये हैं कि डायरेक्टली कितनी एटीपीज़ हमें मिलती हैं, यानी कि नेट एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में कितनी मिलती हैं, तो वो 2 मिलती हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी हम ऐड कर दें, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद ये बनती है, ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बनती हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी अगर हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है यहाँ पर, तब ये बनती है 6 एटीपीज़। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाए यहाँ पर, उसके बाद ये 8 एटीपीज़ मिलती हैं नेट। 2 ये वाली यहाँ पर जो डायरेक्टली मिल रही थी हमें वो, और इसके अलावा 6 ये वाली, तो हमें कितनी मिलती हैं नेट 8 मिलती हैं। ये भी एक प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें फेट ऑफ पायरुविक एसिड, जो पायरुवेट होता है जिसे पायरुविक एसिड भी कहते हैं, वो ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ये बनाता है पायरुविक एसिड, जिसे हम पायरुवेट भी कहते हैं। अब पायरुवेट में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो ये करेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये बनाता है एथाइल अल्कोहल और 2 एटीपीज। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और 38 एटीपीज। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पायरुवेट बनना था ग्लाइकोलाइसिस में, उसे कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोए में, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिटाइलेशन। अब ये प्रोसेस होता क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो पायरुवेट बना है यहाँ पर, पायरुवेट जो उसकी कन्वर्जन ज़रूरी होती है, क्योंकि पायरुवेट जो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर पाता, जो एसिटाइल कोए है वो जाता है क्रेब्स साइकिल में, इसलिए कन्वर्जन ज़रूरी होती है यहाँ पर। अच्छा, ये कन्वर्जन होती कहाँ पर है? स्टार्ट तो साइटोप्लाज्म में हो जाती है, बट कंप्लीट होती है जाके माइटोकॉन्ड्रिया में, और कंप्लीट जैसे ही होती है वहाँ पर एसिटाइलेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है क्रेब्स साइकिल। अब ये है पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन जो है एनएडी रिसीव करेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसलिए टोटल एसिटाइलेशन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और जैसे ही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल में, और कोए एक कोएंजाइम होता है जो कि आके अटैच कर देता है एसिटाइल के साथ, और ये बनाता है एसिटाइल कोए, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है। अच्छा, उसके बाद क्रेब साइकिल है। क्रेब साइकिल जो है इसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं। इट मीन्स के ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे आप सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं सिट्रेट। उसके बाद जो सिट्रेट होता है, वो क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है और ये पहला कंपाउंड बनता है, इसलिए इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब साइकिल को डिस्कवर किया था हैंस क्रेब ने, इसलिए हम इसे कहते हैं क्रेब साइकिल। और ये जो पूरी की पूरी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जो हैंस क्रेब ने बताई थी हमें, इसलिए हम इसे क्रेब साइकिल भी कहते हैं। ये एक कंप्लीट स्टेप वाइज प्रोसेस होता है क्रेब साइकिल का, जो कि साइक्लिक कंप्लीट ऑक्सीडेशन और उसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन होती है पायरुविक एसिड की, फिर जाके बनती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। उसके अलावा ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हम एटीपी को यूटिलाइज कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, यहाँ पर कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होती है क्रेब साइकिल में। उसके अलावा स्टेप्स की अगर बात करें तो पहला स्टेप होता है यहाँ पर कंडेंसेशन, जो एसिटाइल कोए बना था एसिटाइलेशन प्रोसेस में, एसिटाइल कोए अब क्रेब साइकिल में इंटर कर गया है। ये पहला कंपाउंड जो कंबाइन करेगा इसके साथ वो होगा ऑक्जेलो एसीटेट, जिसे आप ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कहते हैं। 4 कार्बन कंपाउंड होता है। जब 4 और 2 कार्बन कंपाउंड बनेंगे तो ये बनाएंगे 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को हम सिट्रेट भी कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे मेक द सिट्रेट, इसलिए हम इसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद होती है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में सिट्रिक एसिड पानी डिहाइड्रेट करेगा, रिलीज करेगा और ये बनाएगा सिस एकोनिटिक एसिड। फिर उसके बाद फिर से रिहाइड्रेट होकर यानी कि पानी गेन कर कर ये बनाएगा आइसोसिट्रिक एसिड। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं। जैसे ही फिर डिहाइड्रोजनेशन होगी यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ऑक्सीडेशन होगी, तो आइसोसिट्रिक एसिड
ऑक्सीडाइज होकर ये बनाएगा ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, या जिसे आप ऑक्सिलोसक्सिनेट भी कहते हैं। ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। उसके बाद होती है डी कार्बो ऑक्सीलेशन, यानी कि ये रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनाएंगे क्या, यहाँ पर ये बनाएंगे ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड और ये कन्वर्ट हो जाएंगे अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, जिसे आप अल्फा कीटो ग्लूटरेट भी कहते हैं। ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, फिर से जो अल्फा कीटोग्लूटरेट था यानी कि अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड था, वो ऑक्सीडाइज भी होगा यानी कि हाइड्रोजन रिमूव भी करेगा, और इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेट भी होगा यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा। तो ये प्रोडक्ट कंबाइन करेगा कोए के साथ और ये बनाएगा सक्सिनाइल कोए। ये होता है 4 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होगी, जो कि सक्सिनाइल कोए है वो हाइड्रोलाइज होकर सक्सिनिक एसिड बनाएगा, और फिर से यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होगी यानी कि रिमूव होगा हाइड्रोजन, और जो सक्सिनिक एसिड होता है वो बनाएगा फ्यूमरिक एसिड, जिसे आप फ्यूमरेट भी कहते हैं। सक्सिनिक एसिड को आप सक्सिनेट भी कहते हैं। और जो फ्यूमरेट होता है यानी कि फ्यूमरिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मेलिक एसिड में जब यहाँ पर वाटर की एडिशन होती है, जिससे हम कहते हैं हाइड्रेशन। उसके बाद जो मेलेट यानी कि मेलिक एसिड होता है, देन फिर से उसे ऑक्सीडाइज करके यानी कि हाइड्रोजन रिमूव करवा कर NAD आएगा, हाइड्रोजन लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। इस तरह ये ऑक्सीडेशन होती है। FAD आएगा और हाइड्रोजन लेगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी ऑक्सीडेशन होती है। उसके बाद जो मेलेट था वो ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसे आप ऑक्जेलो एसीटेट भी कहते हैं। फिर से ये हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट बन गया, जो कि आगे जाके क्या कर सकता है, आगे जाके ये फिर से ये एसिटाइल कोए के साथ मिलकर ये फिर से ये क्रेब साइकिल चला सकता है। तो ये हमारे पास जो एंड में जो ऑक्सिलो एसीटेट है वो फिर से रीजनरेट होके मिलता है, इसलिए हम इसे कहते हैं साइकिल, क्योंकि जो कि एक पॉइंट से शुरू हुई है उसी पॉइंट पर जाके वो खत्म हुई है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं साइकिल। तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये 2 बार चलती है, क्योंकि आपको पता है जो पायरुवेट होता है वो 2 पायरुवेट बनते हैं, तो इसीलिए जो एसिटाइल कोए होंगे वो भी 2 बनेंगे। तो यहाँ पर जो साइकिल होगी वो भी 2 टाइम्स चलेगी। तो यहाँ पर एटीपी बनती है 1, तो अगर 2 टाइम साइकिल चलेगी तो कितनी बनेगी एटीपी, 2 एटीपी बनेगी। उसके अलावा यहाँ पर एक साइकिल में बनते हैं 3 कोएंजाइम, जैसे हम कहते हैं NADH2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और इसके अलावा एक यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर एक FADH2 भी बनता है यहाँ पर, ये भी कोएंजाइम होता है। तो एक साइकिल में 3 NADH2 और एक FADH2, उसके अलावा एक एटीपी बनती हैं। उसके अलावा अगर 2 बार साइकिल चलेंगी तो 6 NADH2, 2 FADH2 और उसके अलावा 2 एटीपीज बनेंगी, 2 बार अगर साइकिल चलेगी तो। यहाँ पर आप नेट गेन देखें अगर एटीपी का, तो 38 एटीपीज टोटल हमें किस तरह मिलती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। टोटल मैं आपको सम करवाऊंगा एक एक एटीपी। यहाँ पर ये जो नेट गेन होता है एटीपी का वो आप फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो मिलती है ना हमें, ये वाली और ये वाली NADH2 और FADH2 ये मिलती है हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये सिंथेसाइज जो होती है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC के थ्रू होती है। जो यहाँ पर 8 NADH2 हैं, 6 मिले थे हमें उससे क्रेब साइकिल से, और जो 2 हैं वो हैं एसिटाइलेशन वाले, जो कि एक पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल कोए में। 2 बार होगा वो भी, तो इसलिए 2 एटीपीज 2 NADH2 वहाँ से और उसके अलावा 6 NADH2 मिलेंगे क्रेब साइकिल से। तो एक जो NADH2 होता है वो देता है 3 एटीपीज, 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो यहाँ पर 24 एटीपीज मिलेंगी। इसी तरह क्रेब साइकिल में मिलते हैं 2 FADH2, जब 2 बार साइकिल चलती है क्रेब साइकिल, तो एक FADH2 देता है 2 एटीपीज, तो जब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 एटीपीज मिलेंगी हमें। इसी तरह जो डायरेक्ट एटीपीज मिलती हैं क्रेब साइकिल से वो मिलती है 2, और जब इन सब को हम सम करेंगे तो मिलेंगी 30 एटीपीज। ये NADH2 FADH2 ये मिलती है हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। अब यहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फाइनल स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जो एटीपीज होती हैं जो कि कोएंजाइम्स में स्टोर होती हैं जाके, वो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर कर ट्रांसफर कर कर एटीपीज देती हैं हमें। जो एक NADH2 होता है वो देता है 3 एटीपी, और जो एक FADH2 होता है वो देता है 2 एटीपीज।
और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो लोकेट कहाँ होती है? वो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसे हम क्रिस्टी भी कहते हैं या जिसे आप ऑक्सीजोम कहते हैं। यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड होती है। उसके अलावा फाइनल स्टेप जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जो मोस्ट ऑफ द एटीपीज़ होती हैं वो यहीं पर जनरेट होती हैं, और मेटाबॉलिक वाटर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही जनरेट होता है। इंडिविजुअल मेंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं एटीपीज़ जनरेट होती जाती हैं। Electron from the NADH and succinate pass through the electron transport chain to the oxygen which reduce the water। इस तरह वाटर भी मिलता है हमें। ये होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस भी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेज एंजाइम, जो कि फाइनल एटीपी हमें प्रोड्यूस करके देता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3 ये भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 होता है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स 4, और एट द एंड हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और वाटर भी मिलता है। ऑक्सीजन के साथ जब वो मिलता है H2 तो वाटर बनाता है। यहाँ पर देखिए आप वाटर बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो ये वाटर बनाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो NADH2 है, FADH2 है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे NAD में और FAD में, और उसके अलावा ये जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे ना, इनसे हमें मिलेगी एनर्जी। जैसे कि यहाँ पर अब पूरा का पूरा चार्ट है, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से जो हमें कोएंजाइम्स मिले थे वो मिले थे 2 NADH2, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 पायरुवेट मिले थे। एक पायरुवेट से एक NADH2, दूसरे पायरुवेट से दूसरा NADH2, और एक NADH2 से मिलते हैं 3 एटीपीज, 2 से मिलेंगी 6 एटीपीज। तो एटीपीज थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें मिल जाएंगी यहाँ पर 6 एटीपीज। ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद 2 एटीपीज हमें डायरेक्ट मिलती हैं। टोटल जो बन रही थी 4 बन रही थी, 2 हमने यूटिलाइज की थी स्टार्ट में, और 2 हम जब माइनस करते हैं 4 से तो हमारे पास 2 एटीपीज नेट मिलती हैं। तो टोटल एटीपीज जो ग्लाइकोलाइसिस में मिलेंगी हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ, तो 8 मिलेंगी। उसके अलावा एसिटाइलेशन जो होता है, यानी कि पायरुवेट का कन्वर्ट होना एसिटाइल कोए में, उसके दौरान भी हमें, क्योंकि 2 बार होता है, ये भी एसिटाइल कोए 2 बार बनते हैं, एक पायरुवेट से एक और दूसरे पायरुवेट से दूसरा एसिटाइल कोए, तो यहाँ पर भी 2 NADH2 मिलते हैं। तो एक NADH2 देता है 3, तो 2 देंगे यहाँ पर 6। तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट एटीपी हमें नहीं मिलती, तो 6 एटीपीज यहाँ पर एसिटाइल कोए से भी हमें मिल जाती हैं, एसिटाइलेशन से हमें मिल जाती हैं। क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 NADH2 मिलते हैं 2 बार साइकिल जब चलती है, और 2 FADH2 मिलते हैं जब 2 बार साइकिल चलती है। तो इनसे जो है वो एटीपीज 18 मिलेंगी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, इनसे 2 मिलेंगी, और डायरेक्ट हमें 2 एटीपीज मिलती है जब 2 बार साइकिल चलती है, क्रेब साइकिल जब 2 टाइम्स चलती है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर टोटल सम देखें तो 24 एटीपीज मिलती है। जब 24 को 6 को और 8 को जब सम करते हैं हम, तो 38 एटीपीज हमें मिल जाती हैं। इस तरह 38 एटीपीज मिलती हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, जब क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है यहाँ पर। उसके अलावा सिग्निफिकेंस अगर देखें आप एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो 38 एटीपीज देता है। बट जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो 686 किलो कैलोरी एनर्जी दे सकता है। बट देता कितनी है? वो देता है 277.4 किलो कैलोरी, क्योंकि एक एटीपी देता है 7.3 किलो कैलोरी। जब 38 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ग्लूकोज 38 दे रहा था ना, तो यहाँ पर जो एटीपीज मिलती हैं वो हमें मिलती हैं 277.4 किलो कैलोरी। तो बाकी की कहाँ गई? तो 686 इतनी एटीपी थी, उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 277.4 किलो कैलोरी मिल रही है। तो बाकी की जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है एज अ हीट एनर्जी फॉर्म में, इन्वायरमेंट में वो लॉस हो जाती है। तो टोटल जो एफिशिएंसी होती है रेस्पिरेशन की वो होती है 40%। जो टोटल 100% 686 किलो कैलोरी है, उसका जो 40% होता है वो होता है 277.4 किलो कैलोरी। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है, ये वाला।
और इसके अलावा ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ कि कितना हमें मिलता है किलो कैलोरी एनर्जी। और उसके अलावा ये भी आपने याद रखना है कि एक एटीपी हमें कितनी देता है एनर्जी, 7.3 किलो कैलोरी देता है। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई। द नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसमें जो ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल होते हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होते हैं, और वो टोटली ब्रेक नहीं होते, वो इनकम्प्लीटली ब्रेक होते हैं, पार्शियली ब्रेक होते हैं। और ये जो होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एनएरोब्स। उसके अलावा ये मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है और इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसमें कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपीज़ यहाँ पर बनती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, देयर आर 3 स्टेप्स मेनली। वन इज़ द ग्लाइकोलाइसिस, अनदर इज़ द डिकार्बोक्सिलेशन, थर्ड वन इज़ द रिडक्शन। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है एज़ इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। वो वैसे ही सारी की सारी एटीपीज़ बनेंगी जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में बन रही थी। यहाँ पर भी हमें 2 एटीपीज़ मिलेंगी। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन होता है, सेकंड स्टेप होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। यहाँ पर जो आखिर में हमें पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट जो मिल रहे थे ग्लाइकोलाइसिस में, यहाँ पर वो साइटोप्लाज्म के अंदर डीकार्बोक्सिलेटेड होकर ये बनाएँगे एसिटाल्डिहाइड, और ये भी 2 कार्बन कंपाउंड होता है। उसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ये होगा सारा काम। तो पायरुवेट जो होंगे वो बनाएँगे एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड फिर से रिडक्शन करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर ही, फिर रिड्यूस होकर ये क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल। रिड्यूस का मतलब होता है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा। जैसे ऑक्सीडाइज़ का मतलब था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह ये जो रिड्यूस करेगा इट मीन्स कि ये हाइड्रोजन गेन करेगा। हाइड्रोजन गेन कर कर ये क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल बनाएगा, और इस तरह ये जो है वो इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है किसमें, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें 2 एटीपीज मिली और बाय प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल मिला और कार्बन डाइऑक्साइड। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, जो सिग्निफिकेंस होती है रेस्पिरेशन की वो ये है कि इट रिलीजेस द एनर्जी, और उसके अलावा एनर्जी रिलीज करता है रेस्पिरेशन, एनर्जी को सिंथेसाइज भी करता है, और स्टेप वाइज एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर जो बॉडी है वो ग्रोथ भी करती है, डेवलप भी करती है एनर्जी की मदद से। क्योंकि आप देखें एक न्यूबॉर्न बेबी होता है वो ग्रो करता है, वो क्यों करता है, क्योंकि वो वहाँ पर वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसके सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। अगर वो ना हो तो वो किस तरह ग्रो करेगा, अगर एनर्जी ना हो तो वो किस तरह ग्रो करेगा। सो दैट इज वाई ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एनर्जी रोल प्ले करती है। एटीपी की सिंथेसिस भी रेस्पिरेशन के थ्रू होती है, एनर्जी का जो रिलीज हो रहा है वो भी रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। उसके अलावा जितने भी बायोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं, प्रोटीन बन रही हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, इनकी ब्रेकडाउन, इनकी फॉर्मेशन, हर चीज़ जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट से ही होती है, और इनकी फॉर्मेशन जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट से ही होती है। उसके बाद है रोल ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो इंटरमीडिएट्स कंपाउंड्स होते हैं वो भी इसी रेस्पिरेशन के बीच में बन जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, फर्दर दूसरे पाथवे शुरू करते हैं और हमारे लिए और बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और एनर्जी बनाते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी बैलेंस यहाँ पर होता है, और फर्मेंटेशन भी यहीं पर होती है। उसके अलावा ये जो था वो रेस्पिरेशन था। ये इसकी सिग्निफिकेंस थी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये इसकी जो है वो प्रोसेस होते हैं सारे के सारे एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। 38 एटीपीज बनती हैं एरोबिक में, और एनारोबिक में बनती हैं 2 एटीपीज। क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ये सारे प्रोसेस होते हैं। इन द लास्ट में आपको थोड़ा सा क्रेब साइकिल की डायग्राम में आपको दिखा दूं, वो आप देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये जो है वो क्रेब साइकिल की डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देखें, थोड़ी सी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, फिर इंशाल्लाह अपने लेक्चर को एंड करते हैं। यहाँ पर देखें आप, ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइलेशन के थ्रू, और ये एसिटाइल कोए कन्वर्ट होगा ऑक्सिलो एसीटेट के साथ, ये बनाएगा सिट्रेट, 6 कार्बन कंपाउंड। और ये जो सिट्रेट है जब पानी रिमूव करेगा तो ये बनाएगा 6 एकोनेटेट, एकोनेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये फिर से जब पानी इसमें ऐड होगा तो ये बनाएगा आइसोसिट्रेट,
इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये बनेगा अल्फा कीटोग्लिसरेट। इसकी जब डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो ये बनाएगा सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए से जब कोए सिंथेटेज एंजाइम आएगा, कोए रिमूव होगा तो ये बनाएगा सक्सिनेट। और यहाँ पर उसके अलावा ये बनाएगा फ्यूमरेट, जहाँ पर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज आएगा एंजाइम, और फ्यूमरेट में यहाँ पर FADH2 बनते हैं, और यहाँ पर वो होती है ऑक्सीडेशन होती है। उसके अलावा फ्यूमरेट जो है वो फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाएगा मेलेट, और मेलेट के बाद जब फिर से ऑक्सीडेशन होगी तो ये बनाएगा ऑक्सिलो एसीटेट, और फिर से ऑक्सिलो एसीटेट जो है वो is capable of joining with acetyl CoA to continue another Krebs cycle. So इस तरह जो है वो Krebs cycle होती है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।